देश की बात और संवाद डॉक्टर अनूप कुमार के साथ। मित्रों, जो आज का विषय मुझे दिया गया है या मैंने जो चयनित किया है उसमें मुख्य विषय है विचलन। विचलन का अंग्रेजी भावानुवाद डेविएंस होता है। डेविएंस अर्थात एक स्टैंडर्ड से अलग होना, एक स्टैंडर्ड से दूर जाना। यह विषय है कि समाज में जो रीति थी, जो नीति थी, जो जीवन पद्धति थी, उस जीवन पद्धति में वर्तमान में विचलनकारी प्रवृत्ति क्यों हो रही है। मित्रों, यदि आप विचलन के अंग्रेजी भावानुवाद में जाएंगे तो यह शब्द है डेलिक्वेंसी। मैंने अपराध शब्द का चयन नहीं किया, अपराध शब्द के जगह पर डेलिक्वेंसी शब्द का चयन किया गया है जो अपराध शब्द से व्यापक है। यह डेलिक्वेंसी शब्द समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में और अपराध शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है और व्याख्यायित किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न यह है कि समाज के मान्यता प्राप्त पथ से, आदर्श से दूर हटना, दूर जाना, यह विचलन है। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि समाज के मान्यता प्राप्त रास्ते कौन से हैं। मित्रों, यदि आप विश्व के राजनीतिक चिंतन की तरफ अपने ध्यान को ले जाएंगे तो 1960 के दशक में एक पुस्तक आई, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डेनियल वेल की। आइडियोलॉजी का एंड अर्थात विचारधाराओं का अंत। तो डेनियल वेल ये आर्गू करते हैं कि अब 1960 आते आते पूरा विश्व यह समझ गया है कि उदारवाद और पूंजीवाद के रास्ते से ही समाज आगे बढ़ चुका है और अब किसी दूसरे विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह युग विचारधारा के अंत का युग है, ऐसी एक मान्यता दी गई। जब कोई विचारधारा ही नहीं है तो डेविएंस का क्या मतलब। या वो कहना चाह रहे हैं कि अब हमारी विचारधारा ही एकमात्र विचारधारा है और किसी दूसरे विचारधारा की आवश्यकता नहीं, लिहाजा इसी का अनुगमन करिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और उन्होंने कहा कि पोस्ट डेवलपमेंट एरा के बाद जो विकास का क्रम है वो एक जैसा है, एक पद्धति का है, इसलिए अब विचारधाराओं में कोई संघर्ष नहीं है। अब पूंजीवाद और समाजवाद में द्वंद्व का विषय नहीं रहा, क्योंकि अब एक ही रास्ता है, एक ही पद्धति है। लेकिन मित्रों, 1989 आते आते अमेरिका के एक फिलोसफर थे फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा ने 1989 में एक एसे लिखा और उस एसे का टाइटल था एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत। तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि अब इतिहास का अंत हो गया है। इतिहास का अंत इसलिए हो गया है क्योंकि उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इज ओनली वे। यदि आपको आगे बढ़ना है तो उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद के रास्ते पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास का अंत हो गया तो एंड ऑफ हिस्ट्री। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फ्रांसिस फुकुयामा ने 1992 में एक दूसरी किताब लिखी। उस किताब का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इतिहास का अंत और आखिरी व्यक्ति। और इस पूरे डिस्कोर्स में फुकुयामा ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अब लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ही एक रास्ते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप इसी का जो बेस्ट अवेलेबल मॉडल है पूरे विश्व में वह कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी का है, यही एक रास्ता है। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और फिर बाद में पाश्चात्य विचारकों ने यह कह दिया कि अब भगवान की भी मृत्यु हो चुकी है, अब किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भगवान को भी
पूजने और दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। यह प्रतिस्थापित किया गया कि अब चर्चा और विमर्श की जरूरत नहीं, सारे मुद्दे सुलझ गए हैं, हम जो बता रहे हैं वही रास्ता सर्वोत्तम है, उसी रास्ते का आप अनुसरण करिए और उसी रास्ते पर चलिए। यह पश्चिमी विचारकों ने एक प्रोजेक्शन किया मित्रों। अब विषय क्या है? समाज में बढ़ती विचलनकारी प्रवृत्ति। तो पहले तो मुद्दा यह है कि क्या समाज का कोई नॉर्म है, कोई मूल्य है, या समाज किसी मार्ग को प्रिस्क्राइब करता है? जब समाज किसी मार्ग को प्रिस्क्राइब करेगा तो उसी मार्ग के आधार पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या विचलन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पाश्चात्य विचारकों ने तो यह घोषित करने का प्रयास किया कि अब तो आइडियोलॉजी नहीं रही, इतिहास नहीं रहा और भगवान नहीं रहे। अर्थात उनका कहने का मतलब कि शायद अब कोई मूल्य ही नहीं रहा कि जहां से हम विचलन देख सकें। लेकिन मित्रों, हम भारतवर्ष के हैं, हम सत्य और प्रभु की सत्ता पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते, हमारी अपनी मान्यता है। तो पहले यह समझना पड़ेगा कि भारतीय समाज भारत के लिए कौन से आदर्शात्मक मूल्य, व्यवस्थाएं और नियम प्रतिपादित करता है। लेकिन जो परिप्रेक्ष्य मेरा है कि भारत के समाज में सामाजिक रूप से किन रास्तों को सुझाया गया है जिसका हमें और आपको अनुगमन करना चाहिए। तो जो रास्ते सुलझाए गए मित्रों, सुझाए गए वो रास्ते थे। पहला जो प्रसंग आता है कि हमारे यहां पुराणों की श्रृंखला थी और एक सूत्र वाक्य है, व्यास जी कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। अर्थात 18 पुराणों का जो निष्कर्ष हमने दिया वो निष्कर्ष था कि परोपकाराय, परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। तो परोपकार एक मापक है, एक मानक है, एक वैल्यू है, एक नॉर्म है जिसका हमें आपको अनुसरण करना चाहिए मित्रों। हम सभी अधिकतर लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और मालवीय जी की हम चर्चा न करें तो मालवीय जी ने कहा कि कामये दुख तप्तानाम प्राणी मारति नाशनम। मेरी यही कामना है कि दुख से पीड़ित व्यक्तियों को हम सहयोग करें, उनका उद्धार करें। प्राणी मारति नाशनम, न तो स्वर्ग की इच्छा है न पुनः आने की इच्छा है, तो प्राणी मारति नाशनम मालवीय जी कहते हैं। और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतवर्ष में एक रास्ता दिखाया, सत्य अहिंसा परिग्रह स्तेय का। ये एक और नॉर्म की बात करता है मित्रों। भारतीय समाज में समाज व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन के 4 पक्ष होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और हमसे अपेक्षा है कि हम धर्म का भी अनुपालन करें, अर्थ का भी अनुपालन करें, काम का भी अनुपालन करें और फिर मोक्ष की तरफ बढ़ें। जीवन के आखिरी उद्देश्य की तरफ हम निरंतर अपने को बढ़ाते रहें। तो पुरुषार्थ चतुष्टय भी हमें समाज में एक नॉर्म देता है, एक प्रभाव देता है। और मित्रों, हमने शिक्षा पर भी बल दिया और हमारा यह संकल्प रहा कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनादि धर्म तथा सुख। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख। अर्थात विद्या से धर्म तक पहुंचना और धर्म से सुख की तरफ पहुंचना, यह समाज का एक नॉर्म था। इस रास्ते को पर चलने के लिए हमें आपको प्रेरित किया गया। तो और समाज जीवन के दृष्टिकोण से मित्रों, आपने सुभाषितान में संस्कृत के बहुत सारे प्रसंगों को सुना होगा। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादन करना, बड़ों की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, ये समाज के आदर्श थे, मूल्य थे जिनका हमें अनुसरण करना था। तभी हमारी प्रगति होगी, उत्तरोत्तर विकास होगा। ये हमें रास्ता सुलझाया गया मित्रों। और मित्रों, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि अपने धर्म के मार्ग पर, अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलने में बहुत बाधा है।
बहुत कष्ट है, इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने क्या कहा? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वाथेष्टम अद्यैवा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायाथ पदम प्रवचलन्ति पथम न धीरा। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, मृत्यु आज हो या वर्षों के बाद हो, लेकिन न्याय के मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। ये नार्म बताया गया मित्रों, और ये बहुत ही स्पष्ट है कि नार्म पर चलना, अपने कर्तव्य पथ पर चलना अतीव दुष्कर कार्य है। और कठोपनिषद में एक श्लोक का जिक्र होता है जिसको कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बार व्याख्यायित किया है। कठोपनिषद कहता है कि अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना, धर्म मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, लेकिन उस पर हमें चलना चाहिए। श्लोक कहता है कि उत्तिष्ठति जागृति प्राप्य वरान निरोधति क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्याम दुर्गम पथस्तम कवयो बदंती। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर रुको मत, और लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता अत्यंत दुष्कर है, दुधारी तलवार पर चलने के समान कठिन है, लेकिन ऐसे मार्ग पर चलने का संकल्प लो और लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर रुको मत। अर्थात मित्रों, यदि आप भारतीय समाज के जीवन दर्शन, व्यवहारिक दर्शन को देखेंगे तो आप समझेंगे कि भारतीय समाज के नियंत्रण के लिए, समाज की सुविधा के लिए या समाज में मानक और नैतिकता की स्थापना के लिए कुछ मूलभूत मूल्यों की बात करता है। और यदि हम आप इस मूल्यों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं तो यह माना जाएगा कि विचलनकारी प्रवृत्ति बढ़ी है। एक तो हम भारतवर्ष के दृष्टिकोण से बात करें तो मूलभूत मूल्यों से क्या हमारा विचलन हो रहा है, तो एक भारतवर्ष का मॉडल है मित्रों, और दूसरा एक मॉडल है पाश्चात्य मॉडल। और पाश्चात्य मॉडल में जो सर्वाधिक प्रचलित मॉडल है वो अमेरिका का मॉडल है। जो पूंजीवाद की पराकाष्ठा का मॉडल है वो अमेरिका का मॉडल है। जो लिबरल डेमोक्रेसी जैसे कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना का जो मॉडल है वो अमेरिका का मॉडल है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अब नार्म क्या है? उन्होंने तो कह दिया कि एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ गॉड, हम ही उदारवादी हैं, तो ये रास्ता क्या है? उन्होंने क्या नार्म दिए और हम अपने नार्मों को छोड़ करके उनकी नार्म तक क्या बढ़ सकते हैं, कहां पर पहुंच रहे हैं? इधर खासतौर से 30-40 वर्षों में एक प्रोपेगेंडा को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। वो प्रोपेगेंडा है अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका का स्वप्न, अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम। कई युवा लोग या समाज के लोग जब किसी ज्योतिषविद के पास जाते हैं, किसी पामिस्ट के पास जाते हैं, तो अपनी हस्तरेखाओं को देख करके पूछते हैं कि क्या विदेश यात्रा का योग है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वो अमेरिका की धरती पर अपना कदम रख देंगे तो साक्षात स्वर्गारोहण की तरफ अपना कदम बढ़ा देंगे, और जैसे मॉडल से त्रिशंकु गए थे स्वर्ग, उसी मॉडल से वो जीते जी स्वर्ग भूमि में पहुंच जाएंगे। तो ये अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम। अब अमेरिकन ड्रीम का क्या रहस्य है उस पर हम चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। अमेरिकन ड्रीम ये कहता है कि गेट क्विक रिच, तत्काल धनी बनना है, तमाम प्रकार के सुखों का उपभोग करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे प्रसंग अभी स्मरण एकाएक आया कि जब लोग ये कहते हैं कि जब अमेरिका में जाएंगे तो ऐन्द्रिय सुख की संतुष्टि होगी, हम जितेंद्रिय हो जाएंगे, और जो जितेंद्रिय हो गया तो स्वर्ग में तो है ही, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा एकाएक उसको। तो क्या ये मॉडल चलेगा? तो एक तरफ हमने भारतीय दर्शन की परंपरा को समझा और दूसरा वैश्विक मॉडल को समझा। मित्रों, समाज नार्म तब प्रिस्क्राइब करता है, समाज मूल्य तब बताता है जब समाज आंतरिक रूप से मजबूत हो। लेकिन यदि आप अमेरिका का अध्ययन करें मित्रों, तो अमेरिका एक बहुत ही नवीन राष्ट्र है, और अमेरिका का निर्माण दासों से और बेकारों और बेरोजगारों की फौज पूरे यूरोप की अमेरिका में गई, और वहां पर अमेरिका
बना। समाज में एक पाश्चात्य मॉडल है, एक भारत का मॉडल है। हम किस मॉडल की तरफ आगे बढ़ें, यह बड़ी सोचने और विमर्श करने का विषय है। मित्रों, एक नोबेल लॉरेट थे रुडियर्ड किपलिंग, उन्होंने एक बात कही है बड़ी इंटरेस्टिंग कि ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, द ट्विन्स शैल नेवर मीट। ईस्ट ईस्ट है, वेस्ट वेस्ट है, दोनों में तालमेल बहुत हो नहीं पाएगा। लेकिन हमारे वर्तमान समाज की गति या हमारे युवाओं की गति पाश्चात्य समाज के अंधानुकरण की तरफ निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और जब अंधानुकरण की तरफ निरंतर बढ़ती चली जा रही है तो हो क्या रहा है मित्रों, बड़ी सामान्य सी कहावत है गांवों में कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो न तो वो भारतीय रहे आप, न तो आप विदेशी रहे, न तो यहाँ के मूल्यों से आप बहुत दूर चले गए और वहाँ के मूल्यों तक पहुंचे ही नहीं मित्रों। तो ये परिस्थिति बन गई। अगर आप विशेष तौर से समाज शास्त्र के अध्ययन में आगे जाएं तो दो विचारक विशेष तौर से मैं उद्धृत करना चाहूंगा। एक है इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम ने कहा कि जब कोई स्थिर समाज प्रगतिशील समाज की तरफ जाता है तो वह अपने नैतिक मूल्यों को तो छोड़ देता है, लेकिन दूसरे समाज के नैतिक मूल्यों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और इस स्थिति में आदर्श विहीनता की स्थिति हो जाती है। आदर्श विहीनता, उसको उसने टेक्निकली कहा है एनॉमी, नॉर्मलेसनेस। तो जब जिस समाज में नॉर्मलेसनेस की स्थिति हो जाएगी तो किस व्यक्ति को कौन सा व्यवहार करना है वो मापदंड ही समाज बता नहीं पाएगा, समाज शिक्षित नहीं कर पाएगा, प्रशिक्षित नहीं कर पाएगा। तो ये समस्या हो गई। अब यदि आप समसामयिक भारत के परिदृश्य को देखें तो आप ये बात भली भांति समझ सकते हैं कि पाश्चात्य और भारतीय समाज में जो घर्षण हुआ, जो तालमेल हुआ, उस तालमेल की वजह से हमको प्रतीत होता है कि अब हमारे समाज से मूल्य समाप्त हो गए हैं, या कौन से प्रतिमान हैं जिनका कि हमें अनुसरण करना चाहिए, उन प्रतिमानों को लेकर के हमारे मन में संशय हो गया है कि हमें उस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम संशय की दृष्टि में हो गए, अर्थात अपने प्रतिमानों और सिद्धांतों को लेकर के हमारे अंदर शंकाएं हो गई हैं। और मित्रों, कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति, जिसमें अगर संशय होगा उसका विनाश होगा। तो ऐसी स्थितियां हो गई हैं। और इस संशय का अगर परिणाम आप समाज पर देखें, इस संशय का प्रभाव यदि आप समाज पर देखें, इस प्रभाव को बहुत ही अच्छे तरीके से दलाई लामा ने पहचाना है। दलाई लामा साहब का यह कहना है कि जिस प्रकार से हमने अपने समाज को बढ़ाया है, उस कारण से समाज में कंट्राडिक्शंस हो गए हैं, द्वंद्व हो गए हैं, और पूरा समाज द्वंद्व जैसी स्थिति में हो गया है। द्वंद्व कैसे कैसे हुए हैं? पहला द्वंद्वों के कुछ मैं उदाहरण दूं, पूरे बातों को तो रखना संभव नहीं, लेकिन जो द्वंद्व के कुछ एग्जाम्पल। द्वंद्व क्या है मित्रों? कि हमारे मोबाइल फोन स्मार्ट हो गए हैं और हमारी बुद्धि कितनी स्मार्ट हो रही है, ये हम आप विचार कर लें। हमने एजुकेशन पॉलिसी बनाई, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज मॉडर्न से मॉडर्न अधिक अधिक संख्या में रोज इस्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा हमसे दूर चली जा रही है। अर्थात विद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन की जितनी बात हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन से हम उतनी दूर चले जा रहे हैं। एक कंट्राडिक्शन है। दूसरा कंट्राडिक्शन बहुत आश्चर्यजनक है मित्रों, कि हमने हॉस्पिटल्स और मेडिसिन्स, हॉस्पिटल बहुत खोल दिए, मरीज बहुत बढ़ गए,
दवाइयां हम रोज नहीं लेके आ रहे हैं और कोरोना आ गया, हम कंट्राडिक्शन की स्थिति में हैं। हमारे भोजन फास्ट फूड के रूप में हो गए, डाइजेशन स्लो हो गया, सबको कायम चूर्ण की जरूरत पड़ रही है, सब लोग उधर परेशान है। ऐसे ऐसे कंट्राडिक्शन समाज जीवन में हो गए कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए सदरास्ता क्या है, सदमार्ग क्या है। ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है मित्रों। पाश्चात्य के अंधानुकरण से हमें स्मार्टफोन सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, सोशल मीडिया कल्चर, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और इंटरनेट एडिक्शन जैसी नई सांस्कृतिक बीमारियों ने राहु की तरह ग्रसना हमें शुरू कर दिया है। ये बात आप समझ लीजिए, हम समझाना इसलिए चाह रहे हैं मित्रों कि साइंस कहता है कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में 70,000 थॉट्स प्रतिदिन आते हैं। यहां समाज के अधिकतर युवा 70,000 थॉट को तो छोड़ दीजिए, वो हमेशा सोशल मीडिया में परेशान है। हो गया, विचार आए गए, उनकी भी हमारी उपादेयता कुछ नहीं रही। मित्रों, एक साइंटिफिक स्टडी यह शो कर रही है कि एक व्यक्ति दिन में एवरेज 5,000 बार अपने स्मार्टफोन को टच करता है। 5,000 बार एवरेज। 5 घंटे प्रतिदिन इस मोबाइल के साथ अपना समय बिताता है। मित्रों, ये कहा जाता है कि समय सर्वाधिक अमूल्य निधि है मनुष्य और मनुष्यता के पास। 5 घंटे इस मोबाइल फोन के साथ यदि हम रहेंगे तो हम कौन सा कर लेंगे। मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था तो एक ऐसे हम लोग लिखा करते थे कि साइंस इज अ बेस्ट सर्वेंट बट बैड मास्टर। इस सोशल मीडिया को स्लेव की तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन हम इस पर श्रृंगार कर रहे हैं। हम अपना एक फोटो एडिट कर रहे हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं और फिर पोस्ट पर सोशल मीडिया के अप्रूवल का दिन भर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मित्र ने क्या लिखा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। अब आप लग जाइए इसी काम में। एक काम शुरू हो गया, आप इसी में लगिए, फिर और दूसरा कोई कार्य हम लोगों के जीवन में बचा नहीं। इस बात को बड़े सतही रूप से समझने की जरूरत है मित्रों। एक स्कॉलर है रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन ने कहा है कि, और रॉबर्ट मर्टन का मैं उद्धरण इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं युवाओं की समस्या को व्याख्यायित करना चाह रहा हूं, स्पष्ट करना चाह रहा हूं। मर्टन ने बताया कि जब समाज में विचलनकारी प्रवृत्ति क्यों बढ़ती है, तो उन्होंने कहा 2 कारणों से बढ़ती है। उन्होंने कहा समाज कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ संस्थागत साधन बताता है, कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनल मीन्स। संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य। अब प्रश्न यह उठता है कि सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है। तो क्या निंदंत नीत निपुणा यदि वा सुरंतु वह लक्ष्य है, कामये दुख तप्ता नाम लक्ष्य है, विद्याद्यात विनयम लक्ष्य है, अभिवादनशीलस्य लक्ष्य है, यह लक्ष्य है। हमारे समाज के अधिकतर युवा चाहते हैं कि हम कैसे धनी बन जाएं तत्काल, बिना किसी विशेष परिश्रम के। एकाएक कोई लॉटरी और जैकपॉट लग जाए और एकाएक हम धनी बन जाएं, तो तत्काल धनी बन जाएं और अमेरिका में जो स्वप्न दिखाया जा रहा है उस तरीके के हम बन जाएं। ऐसे लक्ष्यों को हमने पाल लिया है और हम उन लक्ष्यों को पाए बगैर अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम समझ रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे दुर्लभ दीनहीन व्यक्ति हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि हम पैसे को ही सब कुछ मान लें, पैसा ही समाज का नॉर्म हो जाए, तो समाज में कैसी प्रवृत्तियां विकसित होंगी, उन प्रवृत्तियों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली बात है कि सांस्कृतिक लक्ष्यों को पाने के लिए साधन बताए गए हैं और उन साधनों से आपको लक्ष्य पाना है। आप चाहते हैं धनी बनना, कोई और दूसरा लक्ष्य नहीं। सावधान, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं,
आपको इस तरीके से व्याख्यायित समझा दिया गया है कि बस धन ही सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, यावत जीवत जियो और कर्ज लेके घी पियो, ये समझा दिया गया है पाश्चात्य द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। मीडिया में उस पर आऊंगा आगे। तो अब कौन कौन से रास्ते हैं मित्रों? रास्ते, पहला है कन्फर्मिटी, अनुरूपता है। पहला जो विकल्प समाज में मिल रहा है युवाओं को वो है कन्फर्मिटी, अनुरूपता, अर्थात संस्थागत साधनों का प्रयोग करके समाज के कुछ बच्चे, कुछ नौजवान उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना प्रारंभ करते हैं कि नहीं, हमें नौकरी पाना है, हम हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करके नौकरी पाएंगे और ईमानदारी से धन कमाएंगे। मुझे धन कमाना है लेकिन परिश्रम के द्वारा रास्ता अख्तियार करके धन कमाना है। यह कन्फर्मिटी का व्यवहार है, अनुरूपता का व्यवहार है। इस व्यवहार से विचलन की कोई स्थिति नहीं है। यह व्यवहार समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेकिन रोजगार तो है नहीं, सरकारें सब जवाब दिखा रही हैं। हमारी समाज में स्थिति है कि बिना उसके हमारा कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है। तो लक्ष्यों पर फोकस आवश्यकता से अधिक है और समाज में अपॉर्चुनिटीज है नहीं, तब डेविएशन होगा, विचलन होगा। यही विचलनकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। तो डेविएशन क्या हो रहा है मित्रों? तो जो डेविएशन के विकल्प हैं उसमें एक विकल्प आता है, उसका नाम है इनोवेशन, नवाचार। आपको धनी बनना है तो आप कहेंगे कि हार्ड वर्क के द्वारा धनी बनना तो ठीक नहीं बन पा रहा हूं, तो हम कुछ नए पद्धतियों का आविष्कार करेंगे और नए पद्धतियों का आविष्कार करके धनी बनेंगे, धन प्राप्त करेंगे। अब नई पद्धति क्या हो सकती है? 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, नीरव मोदी, ये सब लोग, माल्या, तत्काल धनी बनने के लिए बैंक का कर्ज लेकर के तुरंत धनी बन जाना, यह इनोवेशन है मित्रों। इस मेथड के द्वारा इनसे हम इनोवेशन कह सकते हैं, ये इनोवेशन का मेथड। और देश में ऐसे ही एग्जाम्पल हैं कि हमारे देश का भी युवा सोच रहा है कि नहीं, क्यों हम भी इस रास्ते को अख्तियार न करें। दूसरा एक विकल्प है, उसे कहते हैं रिचुअलिज्म, अनुष्ठानवादी। कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, संभव ही नहीं है, जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो लोग लक्ष्य के विषय में छोड़ देते हैं सोचना ही। कहते हैं कि परिश्रम करो, परिश्रम करो, परिश्रम के रास्ते पर तो चलते हैं लेकिन उन लक्ष्य के विषय में सोचना छोड़ देते हैं। और जो अगला व्यवहार समाज में विकसित होगा मित्रों वो है पलायनवादी। अब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इस परिस्थिति में न तो हम कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और न ही हम इन साधनों पर चल सकते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? आत्महत्या करने वाले। अभी बहुत सारी एक एक्टर्स मर गए, सुशांत, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। और कोविड के दौरान तो बहुत सारे एक्टर्स ने आत्महत्याएं की हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब आप इस रास्ते से न तो सफल हो सकते हैं और साधन के द्वारा, क्योंकि वहां पर भी काकस है, किसको काम मिलना है किसको काम नहीं मिलना है। तो आप इस स्थिति में हैं कि ना आप सही से चल सकते हैं और लक्ष्य तो प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि भाई चलिए चलिए और आत्महत्या करिए, आत्महत्या का रास्ता, ये विचलन करेंगे आप व्यवहार से। कुछ लोग हो जाएंगे कि समाज को छोड़ो भाई, समाज से क्या मतलब, सुबह होती है शाम होती है, उम्रें यूं ही तमाम होती हैं, उम्र बीतता चला जाएगा। और कुछ लोग नशे में ड्रग्स लेंगे, पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड ही ड्रग्स ले रहा है। वो तो कंगना रनावत ने कुछ घोषणाएं की हैं, अब डिमांड हो रहा है कि ब्लड टेस्ट लिया जाए, देखिए क्या टेस्ट होता है क्या नहीं होता है। तो ये दशा है कि अब क्या होगा कि दम मारो दम, नहीं कोई गम। अब ऐसी स्थिति में कुछ लोग सोचते हैं कि हमें समाज की क्यों फिक्र करनी चाहिए, समाज की नैतिकता की क्यों फिक्र करनी चाहिए, हम समाज के मूल्यों का अनुसरण क्यों करें, समाज से हमने कुछ लिया नहीं, समाज ने मुझे कुछ दिया नहीं, तो फिर समाज की हमें फिक्र क्यों। ऐसा विचलनकारी रवैया शुरू होता है समाज में। और फिर कुछ दूसरा वर्ग उत्पन्न होगा विद्रोहियों का, जो साम्यवादी लोग करते हैं
पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, हम सत्ता को कुचल देंगे, बंदूक की नोक से हम युद्ध करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसे ऐसे विचलनकारी प्रवृत्तियों का विकास होता है। जब आप ये समझ लेंगे कि समाज में यह नॉर्म है कि आपको धनी बनना है, आपकी सफलता आर्थिक ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे ही प्रकार के व्यवहारों का सृजन होगा। ऐसा जो समाज में प्रचलित मॉडल है उनकी कर लेना चाहता हूं। समाज में जो सर्वाधिक प्रचलित मॉडल है वो मॉडल है कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का। मित्रों, यदि आप पूंजीवाद को समझने का प्रयास करें तो पूंजीवाद की पूरी यात्रा कमोडिफिकेशन से शुरू होती है और कंजम्पशन पे जाके खत्म होती है। वस्तुकरण से शुरू होकर के उपभोग पर समाप्त होती है। पूंजीवाद का पूरा प्रयास है कि हर चीज का वस्तुकरण कर दिया जाए, कमोडिफिकेशन कर दिया जाए। कमोडिफिकेशन क्यों किया जाए? तो हर चीज का, हमारी यहां तक कि हमारी भावनाओं का कमोडिफिकेशन हो चुका है। क्रोध की भावना को शांत करने के लिए मूवीज आ रही हैं, सेक्स की भावना को सावधान करने के लिए मूवीज आ रही हैं, सेक्स की भावना को संतुष्ट करने के लिए सेक्स टॉयज का मैन्युफैक्चर्स हो रहा है, रोबोट बनाए जा रहे हैं, उसके भी कंज्यूमर क्रिएट किए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है कि आप समझेंगे कि इसके कंज्यूमर कौन होंगे। लेकिन पूंजीवाद की बड़ी विशेषता है मित्रों, पूंजीवाद वस्तु बनाता है और वस्तु बना करके वस्तु के उपभोग का दर्शन भी विकसित करता है कि आप इसे क्यों उपभोग करें। आप इसको उपभोग करेंगे तब आप मुकेश अंबानी बनेंगे, माल्या बनेंगे, नीरव मोदी बनेंगे, तभी आप समाज में प्रतिष्ठित होंगे। तो कमोडिफिकेशन और कमोडिफिकेशन के बाद व्हाई यू कंज्यूम द पर्टिकुलर गुड्स और आप कंजम्पशन करते हैं। ऐसी पद्धति का विकास, ऐसे कल्चर का विकास इसमें होने का प्रयास कैपिटलिज्म के कॉकस में हो रहा है। मित्रों, आपको एक बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि पूरे पूंजीवाद ने कुछ भ्रम फैलाए हैं। एक तो पहला भ्रम है रियल वर्सेस रियल लाइफ। रियल माने सिनेमा और रियल माने हम आप लोग रियल चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। तो रियल वर्सेस रियल डाइकॉटमी, मतलब सिनेमा और व्यवहार का अंतर्द्वंद खड़ा कर दिया है। अब सलमान खान जी, एक बार उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर अपना टी शर्ट उतार दिया, आपने उनके शरीर का दर्शन कर लिया और आपने कहा कि यही मानक है, इसी मानक के अनुरूप शरीर होना चाहिए, खत्म। एक एक्ट्रेस है, वो ब्यूटी पार्लर से आई, उसने उनके सौंदर्य और श्रृंगार में कई करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, आपने सोच लिया कि बस यही मानक है। अब आप उसी मानकों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिए। हमारे युवा मित्र चले गए जिम में और बहनें और माताएं नहीं, हमें चलना है पार्लर में, हो गया, बस नार्म बन गया, यही नार्म है। मित्रों, हमें समझना चाहिए कि रील रील है, रियल रियल है। एक बार सूट करने का खर्च जहां 10-20 लाख रुपए होते हैं, ऐसे सौंदर्य का मापक भ्रम बना करके हमारे बीच में रखा जाए, हम उसका अनुसरण करें तो हमको विचलनकारी बनाया जा रहा है। यह है कैपिटलिज्म का काम। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है मित्रों, किसी वस्तु का साइन वैल्यू और उसका कंजम्पशन वैल्यू। जैसे मित्रों, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये मेरी पेन है। इस पेन की उपयोगिता है कि मैं इससे लिखता हूं, मैं इसे लिखा करता हूं, लिखता हूं। तो इसकी उपयोगिता क्या है? लिखने की उपयोगिता है। तो इसका कंजम्पशन वैल्यू क्या है कि क्या इस पेन की सहायता से मैं किसी पुस्तक पर कुछ लिख पाऊंगा। और दूसरा एक जो कॉन्सेप्ट है, साइन वैल्यू ऑफ पेन। अरे मिस्टर एक्स तो उस कंपनी का पेन यूज करते हैं, आप पेन से नहीं समझ पाएंगे मित्रों। जैसे कि सामान्य गाड़ी, सामान्य कार i10, i20 और दूसरा फरारी, मर्सिडीज। सामान्य वस्त्र और लुई फिलिप्स, रेमंड, ब्लैकबेरी,
उसके वस्त्र। मित्रों, घड़ी की उपयोगिता 500 रुपए में आप समय देख सकते हैं, लेकिन नीता अंबानी खरबों की घड़ी पहनती हैं। यह पूंजीवाद है। साइन वैल्यू ऑफ द गुड्स और कंजम्पशन वैल्यू ऑफ द गुड्स, इस बात को समझिए कि कंजम्पशन वैल्यू ऑफ द गुड्स की महत्ता है, लेकिन पूंजीपतियों ने यह घोषित कर दिया या कैपिटलिज्म ने यह घोषित कर दिया कि किस प्रकार से वस्तु की साइनिंग वैल्यू भी हो सकती है। लीजिए एक नया फिलॉसफी, नई दर्शन कि आप चलिए, आप इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि लोग पहचाने आपको कि अरे मिस्टर मिश्रा जी जो कि रेमंड का ब्रांड ही पहनते हैं, तो मिश्रा जी की पहचान खत्म, मिश्रा जी नाउ रिप्लेस बाय रेमंड ड्रेस, तो आपके कुछ पहचान ही नहीं, क्योंकि गुण तो आपसे पहले हरण कर लिया इन लोगों ने, तो बस रेमंड और आर्थिक स्थिति खत्म, तो आप रेमंड को सरवाइव कर नहीं पाएंगे, और रेमंड को सरवाइव नहीं करेंगे तो आप कहेंगे बस हो गया, हमारे तो कोई पहचान नहीं, अब हमें साक्षात भगवान के पास चली जाना चाहिए। तो ये क्या है? साइन वैल्यू, ये है पूंजीवाद। मित्रों, मैं 2-3 बातें और बहुत स्पष्ट कर दूं आपसे कि पूंजीवाद ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। पूंजीवाद ने महिलाओं को, फेमिनिस्ट ये कहती हैं कि विश्व के सारे उपनिवेश समाप्त हो गए, लेकिन अब महिला अंतिम उपनिवेश बची। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूंजीवाद ने महिलाओं के अंगों तक का वस्तुकरण कर दिया है। प्रत्येक अंगों को वस्तुओं के साथ जोड़ करके उसके सेल और बिक्री, परचेस पर फोकस कर दिया। यह पूंजीवाद का कल्चर है, उसका ये प्रभाव है, दुष्प्रभाव है मित्रों। और जो फुकुयामा कहते हैं कि नहीं बस अब यही उदारवादी लोकतंत्र और मॉडल, अमेरिका में क्या हुआ मित्रों? अमेरिका का पिछला राष्ट्रपति चुनाव रेसिज्म पे लड़ा गया। वो एक निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाए। कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक की भूमिका आज तक जांच के दायरे में है। वहां के बच्चे स्कूलों में अध्यापक और अपने मित्रों को भूल रहे हैं। और मैं आपको डेटा कोट करके बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में क्राइम और सिविल लिटिगेशन रेट पूरे यूरोप में सर्वाधिक अमेरिका में है। आपके पास अच्छी पुलिस है, अच्छे प्रिजन है, अच्छी तकनीक है, अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, तो अपराध का सर्वाधिक रेट आपके यहां क्यों है? क्योंकि आपका जीवन दर्शन ही आपने खोखला इतना बना रखा है कि अपराध की तरफ सब कुछ हो करने के बावजूद भी वहां पर आंदोलन चल रहा है कि ड्रग्स को लीगल बनाइए, मरजुआना लीगल हो जाए और सब कुछ लीगल तरीके से उपयोग किया जाए। तो यह पूंजीवाद का कल्चर है। और एक दूसरा मॉडल है साम्यवाद का मॉडल। यह भी बहुत ही डेंजरस मॉडल है, साम्यवाद वाला भी। यह मॉडल इसलिए डेंजरस है मित्रों क्योंकि यदि आप अगर विश्व के सिद्धांत का अध्ययन करें, व्यवहार का अध्ययन देखें, तो लोग कहते हैं कि उपनिवेश समाप्त हो गए। लेकिन अगर आप चाइना की स्ट्रेटजीज को देखें तो चाइना ने हम्बन टोटा में क्या किया? श्रीलंका के साथ 99 वर्षों पर लीज ले लिया। अफ्रीका के बहुत सारे भूभागों को कई वर्षों के लिए चाइना की सरकार ने लीज पर ले लिया। और चाइना वाले ये लोग थे जो कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मातृत्व। और समझिए एक फेनोमेना को कि पूंजीवाद ने स्त्रियों के शरीर का वस्तुकरण किया है और साम्यवादियों ने किसी देश के भूभागों का वस्तुकरण कर दिया। हम्बन टोटा इतने करोड़ में लीज, पाकिस्तान का यह क्षेत्र इतने करोड़ में लीज, अफ्रीका में इतने खरब में लीज, इतने डॉलर में लीज। उपनिवेशिक कल्चर का विकास थ्रू कम्युनिज्म, जो लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दे रहे हैं। और जो साम्यवाद का मॉडल रसिया और चाइना में खड़ा हुआ, उस साम्यवादी मॉडल ने क्या दिया कि मैं अपने बचपन से जान रहा हूं कि पुतिन ही वहां के राष्ट्रपति हैं, बीच में कुछ दिन कोई हटा, फिर बाद में पुतिन पुतिन पुतिन। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं, एक ही व्यक्ति राजा, एक ही पार्टी, एक ही राजा। चाइना में चुनाव ही नहीं लाइए, चुनाव हो भी रहे तो भी स्थिति परिस्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं। और जिस तरीके से वुहान में घटनाएं घटी हैं,
वो घटनाएं हमें और आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं, और WHO की जो भूमिका रही है इस वर्तमान संदर्भ में वो हमें महसूस सोचने के लिए मजबूर करती हैं। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। कौन सा धार्मिक सहिष्णुता, टॉलरेंस चीन ने दिया है पूरे विश्व को? विस्तारवादी रवैया, हमेशा लड़ने की प्रवृत्ति, ये कौन सा साम्यवादी मॉडल है? तो साम्यवाद में माओ ने क्या कहा? माओ ने कहा कि कल्चरल रेवोल्यूशन, धर्म खत्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म अफीम है, धर्म शोषण का जरिया है। लेकिन यह शोषण कैसा चल रहा है कि पूरी से पूरी कौम को आप समाप्त कर रहे हैं। चाइना में आपने कई देशों को हड़प लिया, तिब्बत को हड़प लिया, ताइवान को हड़पने के फिराक में है। यह साम्यवाद का कल्चर है, यह साम्यवादी संस्कृति है। और साम्यवाद के नाम पर हम कामरेडों को खड़ा करें और कामरेडों से कहें कि नहीं आप लोग न्याय नैतिकता की बात करिए और व्यवहार में कुछ नहीं। तो पूंजीवाद विफल हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, और साम्यवाद का हस्र तो आपसे कुछ छुपा नहीं है। बस जल जमीन जंगल की बात करने से तो काम कुछ बनने वाला नहीं है। और आज हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी भी हैं जो अपने आप को अर्बन नक्सली कहलाने में गौरवान्वित होते हैं। उस पर भी कुछ बातें, चर्चाएं हो सकती हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि जब इस विचलनकारी प्रवृत्तियों में हम किस रास्ते को अख्तियार करें? तो वर्तमान में युवाओं के सामने बहुत समस्याएं हैं। एक तो इन्वायरमेंट ने समस्या दे रखी है कि कोविड का वर्तमान दौर चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारी आशाओं पर हमारे आपके कुठाराघात हुआ, हमारी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। लेकिन चाहे अगर भारतवर्ष का ही हम उदाहरण लें तो भारतवर्ष की वर्तमान सरकार को देश के युवाओं के कंसर्न को समझना पड़ेगा। चाणक्य ने भारतवर्ष में एक बात बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट करने का जो प्रयास किया कि मगध और नंद दोनों एक नहीं है। नंद अलग है, मगध अलग है। तो राष्ट्र भारतवर्ष है, भारत की सरकार होगी, वो राष्ट्र नहीं है। सरकारों को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ेगा। अगर आप जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो आप जागरूक बने ताकि वो सरकारें दोबारा सत्ता में ना आए, हम नई सरकार को चुने, नए मार्ग की तरफ आगे बढ़े। लेकिन राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद और फासिज्म, ये चर्चा भारत के वर्तमान संदर्भ में डेलिक्वेंसी में प्रमुख हो रही है। मैं राष्ट्रवाद को कतई बुरा नहीं मानता हूं। अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति माता के रूप में देखने का भाव होना चाहिए, अच्छी बात है। छद्म राष्ट्रवाद अस्वीकार्य है। और फासिज्म, तो मित्रों फासिज्म शब्द भारतवर्ष का तो शब्द है ही नहीं। फासिज्म की जितनी भी व्याख्या आप पढ़ लें, सुन लें, फासिज्म का मूल है विस्तारवाद। अर्थात इस तरीके से जनमानस को तैयार करना ताकि आप तर्क और चिंतन को बंद कर दें और आप सरकार के साथ जुड़ जाएं और सरकार भविष्य में विस्तारवादी नीति को अपनाए, उसका अनुसरण करे। तो पूरे भारतवर्ष की संस्कृति में फांसीवाद जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का इतिहास विस्तारवादी नहीं रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, हमें रक्षा करना चाहिए। अब जो वर्तमान संदर्भ है, जो मानसिक और साइकोलॉजिकल चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को समझना पड़ेगा, सामाजिक परिदृश्य को समझना पड़ेगा। और इस पूरे परिदृश्य में हमें आत्मचिंतन, आत्मबोध और अपने व्यक्तिगत कौशल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चाहे आत्मनिर्भरता का नारा हो, चाहे मेक इन इंडिया का नारा हो, हमें सरकारें जिम्मेदार जवाबदेह हैं। लेकिन समाज के अंग के रूप में हमारी और आपकी भूमिका क्या होगी? हम सकारात्मक रूप से सोच सकें, सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ सकें, इन सब बातों को लेकर के भी हमें चलना पड़ेगा। यदि हम नहीं चलते हैं तो ये रास्ते वाजिब नहीं हो पाएंगे। तो इन सारी परिस्थितियों में जो समाज का वर्तमान दौर है, ये चुनौतियों का दौर है। और इन चुनौतियों के बीच में जो संभावनाएं दिख रही हैं मुझे,
वो संभावनाएं हैं कि हम अपने आप को सर्वाधिक परिष्कृत क्यों कर सकते हैं। हमारे सामने जो भ्रम था, डीकंस्ट्रक्शंस ऑफ मेटा नैरेटिव्स का समय है मित्रों। एक बीबीसी का मैं न्यूज सुन रहा था, अमेरिकन ड्रीम का जो आप पर भ्रम है, जो आप पर आवरण है, उसकी बात मैं कर दूं। अमेरिका के एक प्रांत में वहां के लोगों ने आंदोलन किया कि इस समय मिड डे मील वहां के स्कूलों में प्रतिदिन मिले, मिड डे मील प्रतिदिन मिले। इसके लिए बाकायदा वहां धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं, राइट टू फूड के लिए अमेरिका में। और हम अमेरिका का स्वप्न सोते उठते जागते और जीवन के हर समय चिंतन कर रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इस कोविड ने विश्व की व्यवस्थाओं की क्षमता और उनकी वास्तविकता से हमें आपको रूबरू कराया है। इस बात को पहचानिए और अपने आत्मबोध को समझिए। वहां राइट टू फूड बच्चों के लिए संघर्ष का विषय है और हम लोग अमेरिकन ड्रीम बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं कि नहीं, मोक्ष प्राप्त करना है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो मित्रों, भारत में किस रास्ते की तरफ हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैं साम्यवादियों की रास्ते पर नहीं चलना चाहता, क्योंकि साम्यवादी क्या कहते हैं कि ये समस्या है, ये समस्या है, देश गया, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं, सोल्यूशन नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता। हमें भारतीय दर्शन के अनुरूप चलना पड़ेगा। और भारत में एक दर्शन बनाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जिसका नाम है एकात्म मानव दर्शन। अर्थात मानव के जीवन की सारी घटनाओं को खंड खंड रूप में न सोच करके उसे एक तत्व मान करके हमें सोचना पड़ेगा। हमें मानव के लिए योजना बनानी पड़ेगी, हमारी आर्थिक गतिविधि को उसी तरीके से चलाना पड़ेगा। एकात्म मानव दर्शन का एक पूरा आर्थिक मॉडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने भाषणों में बताया, जिस पर बहुत सारा काम हुआ है। तो भारत क्यों एकात्म मानववाद के आर्थिक मॉडल पर आगे न बढ़े? मित्रों, भारतवर्ष ने कंजम्पशन पर जोर नहीं दिया पूंजीवाद की भांति। भारत ने जोर दिया तेन तक तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक उपभोग करिए। उपभोग मनुष्य को समाप्त कर देता है। न्यूनतम उपभोग, अपने स्वास्थ्य इत्यादि को देख करके उपभोग करिए, त्याग पूर्वक उपभोग करिए। समाज में हर व्यक्ति को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल कंजम्पशन को समझना पड़ेगा कि जो हम भोग कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, हमारा प्रोडक्शन सस्टेनेबल है कि नहीं, हमारा प्रोडक्शन मैकेनिज्म ठीक है कि नहीं। पर्यावरण और विकास आपस में विरोधी नहीं है, दोनों का सहअस्तित्व है। दोनों को साथ लेकर के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इन सारे बातों पर, मरहलों पर, मुद्दों पर विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है। और हमें आधुनिकता और प्राचीनता में सिंथेसिस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे जो नैतिक मूल्य, हमारे जो पद्धतियां, व्यवहार पद्धतियां, जीवन पद्धतियां हमारी परंपरा से हमें प्राप्त हैं, उनको संश्लेषित करके वर्तमान में हम कैसे प्रयोग में लाएं, उनके लिए प्रयास करना होगा। चाहे विधि के क्षेत्र में, चाहे तकनीक के क्षेत्र में, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में, चाहे विचार के संदर्भ में, सिद्धांत के संदर्भ में, वस्त्राभूषण, सारे संदर्भों में, समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में हमें इस बातों को लेकर के चलना पड़ेगा। हमें भारतीय धर्म दर्शन को समझना पड़ेगा। मित्रों, धर्म को रिलीजन के साथ मत देखिए। रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट दैन द धर्मा। धर्मा एक कंप्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। पूजा पद्धति और अनुष्ठान को धर्म के व्याख्या में मत बताइए। धति क्षमा दोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धी विद्या, ये सब धर्म के लक्षण हैं। अर्थात आपका व्यवहार परिष्कृत कैसे हो, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें उस मार्गों का अनुसरण करना होगा। धर्म तत्व को बाहर करके नहीं रखे। राष्ट्र के जीवन में धर्म तत्व, कर्तव्य तत्व की बातों पर हमें ध्यान देना होगा, समझना होगा। और राज्य को एक यूनिट के रूप में उन्होंने समझाया, दीनदयाल जी ने समझाया कि जैसे ग्राम पंचायत है, विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है और केंद्रीकरण भी आवश्यक है। केंद्रित व्यवस्था में विकेंद्रीकरण,
आप अपने गांव का काम देखिए, लेकिन अब भारत एक होगा। ऐसा नहीं कि आजादी गैंग चले, हमें आजादी चाहिए। और दीनदयाल ने जो एक और विचार रखा है कि अपनी संस्कृति पर सोचिए। मित्रों, आप भारतवर्ष में, समाज में नियम, कानून, आदर्श, उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं और बिना भारतवर्ष की परिस्थिति और भारत को समझे बगैर जब आप इन रास्तों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर भारतवर्ष में अर्थशास्त्र लागू होना है, भारतवर्ष में विधिशास्त्र लागू होना है, भारतवर्ष में नियम विनियम, आर्थिक तंत्र, पर्यावरण तंत्र बनने हैं, तो भारत की अवधारणा, भारत की विचार पद्धति को समझिए। क्यों? क्योंकि फिर उसे भारत के लोगों को आत्मसात करने में सुविधा होगी। इसलिए संस्कृति के तत्व पर भी विचार करना होगा। इस तरीके से नहीं कि साम्यवादी कहते हैं कि संस्कृति एक सुरा है, ये सब बातें नहीं चल सकती हैं। तो इन सब मार्गों का हमें अनुसरण करना पड़ेगा। हमें पूंजीवाद के भ्रम, उपभोक्तावाद के दुष्प्रभावों और साम्यवाद के छलावे पूर्ण नारों से बचना पड़ेगा। आजकल साम्यवादी भी डिफरेंट फ्लेवर्स में हमारे बीच में आ रहे हैं, अपने अलग अलग नारों के साथ आ रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर चल करके भी नहीं मिलेगा। मैं जरूर कहता हूं कि समाज के आखिरी पायदान पर बैठे लोगों के साथ न्याय हो, राष्ट्रवाद स्वीकार्य है और राष्ट्र के रूप में समग्रता से जब हम चिंतन करेंगे तब हम समाज के आखिरी व्यक्ति तक नर सेवा, नारायण सेवा की भावना तक पहुंच पाएंगे। हम धर्मविहीन, कर्तव्य विहीन 100 करोड़, 125 करोड़, 30 करोड़ लोगों के अगर समूह को एकत्र कर लेंगे तो अमेरिका जैसा गोलीकांड यहां शुरू हो जाएगा। तो भारत के सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत, राष्ट्र की अवधारणा, यहाँ की मान्यताएं, व्यवहारों को समझने के साथ हमें अपने अर्थतंत्र और सामाजिक मूल्यों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, आप सभी ने अपना अमूल्य समय इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में दिया। मैं आप सभी का हार्दिक रूप से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरा निवेदन बहुत स्पष्ट है कि अमेरिकन स्वप्न, पूंजीवाद के दुष्प्रभाव और साम्यवाद के छलावेपूर्ण नारे के इतर राष्ट्र, जीवन पद्धति, सांस्कृतिक जीवन पद्धति के मूल्यों पर हम आप विमर्श करें, चर्चा करें और उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हम एक अच्छे भारत के निर्माण, अच्छे व्यक्तियों के निर्माण और अच्छे समाज के निर्माण और समाज में अच्छे मूल्यों के निर्माण की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और जब हम समाज में मूल्यों को स्थापित कर लेंगे तो समाज से भ्रम दूर होगा और तब हमें यह चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि समाज में बढ़ती विचलनकारी प्रवृत्ति। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मूल्य पर ही संदेह है, मूल्य ही स्थापित नहीं रहे और मूल्य को लेकर के हम और आप संशय और कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए हैं, पाश्चात्यकरण के कारण, रियल लाइफ के कारण और टेलीविजन शास्त्र और इस पूरे शास्त्रों के कारण। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।